अच्छा, रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए बता देते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज फिर हम A2 केमिस्ट्री के एक सेशन में मुलाकात कर रहे हैं और आज हम जो है वो कुछ पेपर्स की क्वेरीज डिस्कस करेंगे। मे बी वी विल नॉट बी डूइंग द होल पेपर, रादर वी ओनली डिस्कस द क्वेरीज ऑफ द सिलेक्टेड पेपर्स। तो पहला पेपर जिस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, दैट इज अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2020 वेरिएंट 4-2। ठीक है, तो अब इसमें जनाब सबसे पहले मुझे क्वेरी बताएंगे या पहले क्वेश्चन से शुरू कर दूं मैं? अरे कोई बोल ही नहीं रहा भाई। कोई क्वेरी है या पहले पेपर से शुरू कर दूं? सर आप स्टार्ट कर लें फिर। अच्छा, मैं स्टार्ट कर लूं, यानी ये चॉइस चल रही है यहाँ पर कि मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, पहला क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पेपर से रिलेटेड, वो है रेट ऑफ रिएक्शन, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन का सवाल है। और स्पीड ऑफ रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफी आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर के अगर रिवीजन के एंगल पर चले जाएं तो इस चैप्टर के रिवीजन में बेटा तीन चीजें हुआ करती थी। और वो तीन चीजें कौन कौन सी थी? इस चैप्टर में हमने ऑर्डर पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने ऑर्डर के, अच्छा ऑर्डर जब हम कल कर रहे थे तो कल ऑर्डर कवर भी हुआ था, यस और नो? ऑर्डर के सवाल भी कल आए थे। और उसके बाद जो है फिर इस चैप्टर में दूसरी चीज जो थी वो थी ऑर्डर की डिडक्शन ग्राफ से, जिसके अंदर हम लोगों ने हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, यस और नो? यस सर। यस सर। और उसके बाद फिर जनाब आली, अल्लाह आपका भला करे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसके बाद? मॉलिक्यूलरिटी, एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम मॉलिक्यूलरिटी कहते थे, वो भी हमने इसमें कवर किया था। तो अब जनाब आली, पहला क्वेश्चन इसमें ऑर्डर से रिलेटेड आ रहा है। सवाल क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन H2I2 इज स्टडीड किया गया। क्या हुआ भाई, देखते हैं। A small amount of H2 is mixed with large excess of iodine. H2 का थोड़ा सा अमाउंट है और आयोडीन जो है वो एक्सेस में लिया गया है एट अ टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन। अच्छा, जिन्होंने किया हुआ है ना वो पार्टिसिपेट करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हो। ठीक है, मेरा कोशिश ये है कि मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूं, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा फायदा भी होगा आपको। A small amount of H2 is mixed with a large excess of iodine at a temperature of 400 Kelvin and the reaction is monitored. The graph is obtained. अब आपको ग्राफ नजर आ रहा है कि relative concentration जो है वो आयोडीन हाइड्रोजन की काफी जो थी ये इनिशियली 8 पर थी कहीं पर, और उसके बाद वो ग्रेजुअली चेंज हुई है। अच्छा, अगर कॉन्सेप्ट याद करें तो आपको याद है ना, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा मैक्सिमम कब होता है? रेट इज मैक्सिमम इनिशियली और आखिर में? इनिशियली होता है। रेट हमेशा कहाँ कब मैक्सिमम होता है? इनिशियली। और इसका रीजन क्या होता है कि रेट इनिशियली क्यों मैक्सिमम होता है बेटा? क्योंकि जाहिर है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट्स होती है वो इनिशियली मैक्सिमम होती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम इनिशियली, और उसकी वजह से नंबर ऑफ सक्सेसिव कोलिजन, मैंने भी सवाल पढ़ा नहीं है लेकिन मैं रेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूं कि रेट इनिशियली ही क्यों मैक्सिमम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सक्सेसिव कोलिजन इनिशियली ही ज्यादा आ रहे होते हैं, यस और नो? यस सर। चलें, अब उसके बाद आपसे उसने क्या कहा है कि भाई एक ग्राफ दिखा दिया, सजेस्ट व्हाई अ लार्ज एक्सेस ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। अच्छा देखिए, सवाल में उसने कहा था अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विद लार्ज एक्सेस ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन उसने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिया है इस रिएक्शन के लिए और हाइड्रोजन थोड़े से अमाउंट में लिया है। इस ऐसा क्यों किया उसने? बड़ा आसान है, तो ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है जी। पहले आप बताएं फिर मैं बता देता हूं आपको। बोलिए। एक रिएक्टेंट थोड़ा सा लिया है और एक ज्यादा, बहुत ज्यादा लिया है, क्यों? ऐसा क्यों किया है भाई? मुझे जिन्होंने किया हुआ लिमिटिंग ना हो, जो जिन्होंने ताकि किया वो हुआ लिमिटिंग बताओ ना ना। हो। जी, एक आवाज आ गई जी। नरमीन, आपने किया क्या? किया घंटा बजाया, घंटा बजाया क्या? जब जवाब ही नहीं आ रहा तुम्हारा। तो इससे ताकि खत्म हो जाए, जो छोटा हो मतलब देखिए, कम हो। एक नंबर का है लेकिन मैं आपको उसकी दो तीन रीजंस बता देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। देखिए वजह क्या है, एक तो बिल्कुल सीधी सीधी वजह है कि चूंकि ग्राफ हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर मैं आयोडीन लेता कम क्वांटिटी में और अगर आयोडीन लिमिटिंग रिएक्टेंट निकल आता, यानी कि पहले खत्म हो जाता, हम ये पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट एक खत्म हो जाए तो रिएक्शन रुक जाता है।
ठीक है। और हमें जो ग्राफ था वो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन पे प्लॉट करना था, तो हाइड्रोजन को लिमिटिंग रिएक्टेंट होना उसी वक्त प्रूव होता जब हाइड्रोजन पहले खत्म होता, आयोडीन पहले खत्म नहीं होता। ठीक है, आयोडीन पहले खत्म नहीं होता। तो इसका मतलब है आयोडीन एक्सेस में लेने का रीजन क्या है कि हम आयोडीन को जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं बनाना चाहते। लेकिन इसी को एक और एंगल से भी समझो कि जब आप आयोडीन की बहुत बड़ी क्वांटिटी ले लेंगे और हाइड्रोजन की क्वांटिटी थोड़ी सी लेंगे, तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी चूंकि थोड़ी सी है तो उसका जो चेंज है वो कंसिडरेबल होगा, और आयोडीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा ली है आपने, एक्सेस में लिया है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी लिया है, तो आयोडीन की जो क्वांटिटी में चेंज आएगा वो भी उसके ओवरऑल क्वांटिटी के लिहाज से बहुत कम होगा। यानी इसको हम यूं कहते हैं कि ज्यादा क्वांटिटी लेने का एक बहुत सिग्निफिकेंट रीजन ये होता है, एक रिएक्टेंट अगर आप कॉन्शियसली एक रिएक्टेंट ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि ग्राफ आपने बनाना था कॉन्सेंट्रेशन चेंज के लिहाज से, तो अब जरा समझना कि हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम है, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज जो है वो कंसिडरेबल हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल भाई 100 रुपए समझो, 100 रुपए है मेरे पास, अब 100 रुपए में से अगर 10 रुपए कम हो गए तो कंसिडरेबल चेंज है। लेकिन अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है या मेरे पास 100 अरब रुपए, अब 100 अरब में से अगर 100 रुपए कम हो गए या 200 रुपए कम हो गए, तो विल इट मतलब क्या उसका कोई ओवरऑल इफेक्ट होगा अमाउंट पर? 100 अरब के कंपैरिजन में क्या वो नेग्लिजिबल है या नहीं? हम कहेंगे यार ये तो नियरली अनचेंज है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली हम चूंकि ग्राफ हाइड्रोजन पे डिपेंडेंट रखना चाहते हैं, तो दो बातें लिख रहा हूं, हालांकि एक नंबर है यहाँ पर, कोई एक बात भी आप लिखेंगे तो चलेगा। टू मेक श्योर हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, पहला। दूसरा, सो दैट concentration of iodine approximately remain constant। Am I clear बेटा? ये अगेन सीखते चलो, मैंने कल भी बताया था कि 6 पेपर कर लो, सीख के कर लोगे ना तो फायदा हो जाएगा। समझ में आ गया रीजन कि चूंकि हम ग्राफ हाइड्रोजन पे डिपेंड करना चाहते थे, तो आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज ग्राफ को इफेक्ट ना करे, तो आयोडीन हमने इतना बड़ा वैल्यू ले ली है कि उसके कंपैरिजन में जो आयोडीन इस्तेमाल हो रही है दैट इज नॉट इफेक्टिंग द आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? यस सर। जी सर। जी सर। अब उसके बाद आ गया द रिएक्शन। फातिमा आपको आ गई बात समझ में? Yes, sir. Okay, the reaction is first order with respect to H2. Use the data from the graph. अच्छा, आपको याद है ऑर्डर हम या तो डेटा से निकालते थे जो एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन होता था, या फिर हम निकालते थे ग्राफ से। और ग्राफ से कब निकालते थे? याद करो जरा, हाफ लाइफ का कुछ कॉन्सेप्ट याद आएगा कि अगर 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 आपको याद हो, फर्स्ट ऑर्डर जो होता था उसमें हाफ लाइफ कांस्टेंट होती थी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको याद हो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हाफ लाइफ जो होती थी वो कांस्टेंट, हाफ लाइफ कांस्टेंट होने के, अगेन ये कॉन्सेप्ट कल वाले पेपर में नहीं आया था, तो इसलिए आज वाला पेपर इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। हाफ लाइफ कांस्टेंट होती थी। अब हाफ लाइफ कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया बेटा कि कॉन्सेंट्रेशन जितने टाइम में, जरा देखिएगा, टाइम देखिएगा, ये इसने बताया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप देखिए 8 से 4 ये हाफ है, और इसके लिए कितना टाइम लग रहा है तकरीबन? यहां पर अगर मैं थोड़ा बड़ा कर लूं उसको, ग्राफ अगर आपको छोटा लग रहा हो थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि जी, अगर देखें तो नजर आ रहा है? देखिए पहला जो ये आपके पास ये 8 से 4 ये पहली हाफ लाइफ होगी ना, 8 से 4 ये टाइम पीरियड पहली हाफ लाइफ होगा, मैं खाली 50 सेकंड का आ रहा है, ये सुनो बेटा, हाँ ना तो बोलते जाओ, 50 सेकंड का आ रहा है, ये सुनो? Yes, sir. ठीक है। और फिर दूसरी हाफ लाइफ कब होगी? जब ये 4 से कितना हो जाएगा 2। अब 2 वाले को अगर आप जोड़ें तो ये जाकर कहां जुड़ रहा है, कहां जुड़ रहा है ये? 8 से 4 हो गया, ये ऑलमोस्ट आ रहा था 50 पर आ रहा था, और ये 2 ये तो 100 पे नहीं आ रहा, 100 पे आ रहा है क्या? ये है 92 but सॉरी 92. एग्जैक्टली पहले वाला देखो, पहला वाला 8 पे था ना, 8 से पहले हाफ लाइफ कहां पर आ रही है? 8 से 4 हो जाएगा ना, 4 वाली हाफ लाइफ कहां आ रही है? ये आ रही है ना, पहले वाला गलत बनाया ना मैंने, ये वाला आ रहा है, और यहां से जब उतरेगा तो ये 40 है, ये 50 है, तो ये 40 और 50 के दरमियान 45 पे कहीं पर आ रहा है,
और जब उसके बाद यहां से आप बनाएंगे तो ये 90 पर आ रहे हैं, हो गया ना, सेम हाफ लाइफ हो गई। यस सर। भाई ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाफ लाइफ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स होती है उसमें हाफ लाइफ जो होती है वो सेम होती है। जो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है उसके अंदर हाफ लाइफ कंस्टेंटली बढ़ती जा रही होती है। तो आप क्या लिखते हैं 2 नंबर के ग्राफ में? ग्राफ, नरमीन लॉजिक समझ में आई है? ग्राफ ऑफ जी सर। concentration of hydrogen plotted against time show constant half life which coincides with, yes please, first order kinetics। और अगर चाहें तो आप यहां पर एग्जैक्ट वैल्यूज भी लिख सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यूज क्या हो जाएंगी कि भाई 824 मोल पर डीएम क्यूब पे आने के लिए कितना टाइम लगा, लेट्स से के 45 सेकंड्स लगे, एंड फिर 422 पे ड्रॉप होने के लिए भी नियरली 45 सेकंड्स ही लगे। इज दैट क्लियर? यू कैन यूज द रेफरेंस ऑफ वैल्यूज। एम आई क्लियर? यस सर। अच्छा, ये वाला सवाल तो हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। यहाँ पर क्या है? सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट ब्ला 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 ब्ला, एक्सपेरिमेंट टू सी यूज डेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2 गिवन इन A पार्ट 2 टू डिड्यूस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू I2। ओके, A पार्ट 2 में हम ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 डिस्क्राइब करके आ गए। कितना उसकी रिस्पेक्ट से क्या था? H2 के रिस्पेक्ट से क्या था? फर्स्ट ऑर्डर था 1। अब होता है I2 के रिस्पेक्ट से देखा हो तो I2 देखो, I2 कहां चेंज हो रहा है बेटा? तो आपको नजर आ रहा है I2 यहां पर चेंज हो रहा है, यस और नो? यस सर। लेकिन यहाँ पर H2 भी चेंज हो रहा है, तो कोई मसला तो नहीं है ना? मैंने कल भी कराया था प्रैक्टिस में कि अगर 2 चेंज हो रहा हो तब भी कोई मसला नहीं। क्या करेंगे हम लोग? क्या फॉर्मूला ले लेंगे? 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 1 अपॉन 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 1 की पावर y, और यहां पर ये वाला डेटा भी ले लेंगे 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 1 अपॉन 1 एक्सपोनेंशियल माइनस क्या है ये 1, और रेट ले लेंगे की पावर यहां पर 1 आ जाएगी, इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 14 और क्या ये 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 15। भाई सॉल्व करते जाओ, शाबाश। सॉल्व करें, क्या आ रहा है? 1। क्या सॉल्व करने से 1 आ रहा है? सारे बच्चे कंफर्म कीजिएगा। जी सर। ठीक है, तो आप क्या किस तरह से लिखते हैं? 1 आ रहा है, 0 आ रहा है? देख लो, 1 है। क्योंकि मुझे तो यहाँ पर जब ये कटेगा फिर 0 होगा। तो कैसे आप कह रहे हो 1 आ रहा है? भाई यहाँ पर या यहाँ पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 की पावर y, 5 की पावर y आ रहा है यहाँ पर। जवाब दो ना, 5 की पावर y, और यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है 5, और यहाँ पर डिवाइड करके क्या आ रहा है? 25 5 आ रहा है। 25 आ रहा है यहाँ पर। यस सर। 25, हाँ, 25 आ गया। तो ये 25 जाके डिवाइड हुआ 5 की पावर y, और 25 अपॉन 5, तो ये 5 हो गया। 5 की पावर y इज इक्वल टू 5 है, तो y इज इक्वल टू 1 होगा। हाँ बिल्कुल सही, 1। देखो मार्क्स में चेक करो, 1 है, 0 है? 1 है सर। 1 है, चलो बस ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? फ्रॉम, क्या कैसे बताया था आंसर, कैसे लिखेंगे? फ्रॉम experimental data 2 and 3 order with respect to, yes please, I2 is first order। कोई मसला? चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद कहता है यूज इन्फॉर्मेशन A पार्ट 2 B पार्ट 1 राइट दी रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? रेट इज इक्वल टू K, H2 के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर था, I2 के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर था, तो जनाबे आली ये आ जाएगा। इस कोई मसला? नो सर। आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? यूज योर रेट इक्वेशन टू एंड डेटा फॉर, ये तो कर लोगे ना, रेट इक्वेशन फ्रॉम द डेटा एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। भाई रेट इक्वेशन आपके पास आ गई, तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2
एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। और कौन सा डेटा इस्तेमाल करने को कह रहा है? डेटा ऑफ एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या था? 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 2, 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 2, और रेट कितना था? 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 17। तो यहां आ जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 17 अपॉन 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 2 इंटू 1 एक्सपोनेंशियल माइनस। सॉल्व कीजिए, सॉल्व 2 करो। exponential minus 13। 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 ये फाइनल आंसर है। और यूनिट क्या बनेगा? Yes sir। Mole Mole minus 1 dm3 second minus 1। इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी को? भाई ये तो सिंपल सा था, सीधा सीधा था। Yes sir। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। At 400 Kelvin, the rate constant for the forward reaction is approximately 1000 times greater than the rate constant for the backward reaction. The overall orders of the forward and backward reaction are same. Forward reaction, they use this information to explain what will happen if equal concentration of HI, H2 and I2 are mixed at 400 Kelvin. ओ भाई क्या सवाल दे दिया इसने? सवाल में इसने क्या कहा है भाई साहब? सवाल में इसने कहा है कि at 400 Kelvin the rate constant for the forward reaction, अब यहां पर साइड में हम लिखते भी जाते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन जो है एट 400 केल्विन जो है वो 400 नहीं कितना है, अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स है। आपको मालूम है रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर से चेंज हो जाता है, यस और नो? Yes sir। ठीक है, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर से चेंज हो जाता है। तो जनाबे आली यहां पर वो कहता है कि रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन जो है 400 केल्विन पर वो 1000 टाइम्स ज्यादा है बैकवर्ड रिएक्शन से। थोड़ा सा ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड से, यानी हाईलाइट ये करना चाह रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाता है जब हम 400 केल्विन पे ले जाते हैं एज कंपेयर टू बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसा ही है? Yes sir। अब कहता है यूज दिस इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इफ इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ HI, H2 एंड I2 आर मिक्स्ड एट 400 केल्विन। अच्छा, अगर इक्वल कॉन्सेंट्रेशंस को हमने मिक्स किया है तो कह रहा है क्या होगा 400 केल्विन पर, ये बताएं जी। तो बेसिकली जो इक्वेशन आपको प्रेजेंट कर रहा है वो क्या है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, व्हिच इज K फॉरवर्ड, is 1000 times of K backward, but किस कंडीशन पर? At 400 Kelvin, yes or no? Yes sir। अब उसके बाद उसने कहा, क्या कहा कि you should comment on the relative initial rates of the forward and backward reaction, the position of equilibrium reached। क्या ख्याल है? कॉन्सेप्चुअली सवाल इजी है, एक नंबर का है तो आसान होना चाहिए जी। क्या होगा जब रेट कांस्टेंट ज्यादा है, 1000 टाइम ज्यादा है, तो 400 केल्विन पे फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी मच, बोलो भाई, फास्टर। कैसे भाई? रेट कांस्टेंट कब ज्यादा होता है भाई? रेट कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अगर रेट कांस्टेंट ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है ना? Yes sir। ठीक है, तो Yes, फॉरवर्ड sir। रेट रिएक्शन क्योंकि बहुत ज्यादा है रेट कांस्टेंट, तो आप क्या कहेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी मच फास्टर देन बैकवर्ड रिएक्शन। और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या कमेंट होगा? जब फॉरवर्ड ज्यादा हो रहा है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगी? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स To the right। टू राइट। इसमें पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पे ही शिफ्ट रहेगी अगर 400 केल्विन पे कराते रहे तो। कोई मसला? No sir। उसके बाद कहता है एट 700 केल्विन द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स ग्रेटर देन रेट कांस्टेंट। अब यहां पर क्या कह दिया? जब 700 केल्विन पे चले गए हैं तो 700 केल्विन पे कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हो गई है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट था वो अब 1000 टाइम्स ग्रेटर नहीं है। कितना ग्रेटर है? सिर्फ 50 टाइम्स ग्रेटर है ना K बैकवर्ड से एट 700 केल्विन। कोई मसला तो नहीं है? No अब sir। सवाल क्या पूछा? यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन इज C पार्ट 1, डिड्यूस द साइन ऑफ H वैल्यू फॉर द फॉरवर्ड। अरे बड़ा आसान सवाल है, 2 नंबर का सवाल है लेकिन एक्सप्लेनेशन मांगी है।
क्या भाई आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड याद है? देखो इसमें क्या हुआ, जब आप फर्दर हायर टेम्परेचर पे गए हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हुआ या स्लो हो गया? स्लो। स्लो। और यानी या यूं कह लो कि बैकवर्ड तेज हो गया, जब भी तो डिफरेंस कम हो गया। पहले डिफरेंस था 1000 टाइम्स का, अब डिफरेंस हो गया है 50 टाइम्स का, बल्कि बहुत ज्यादा कम हो गया। यस और नो? इसका मतलब है हायर टेम्परेचर किसको फेवर कर रहा है? बैकवर्ड रिएक्शन को। यस और नो? यस सर। और हायर टेम्परेचर जब बैकवर्ड को करे, इसका मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। इज दैट क्लियर? यस सबको बात समझ में आई है नहीं आई है? नरमीन? जी सर। तो बेटा मैं ये क्या कह रहे थे, एट 700 केल्विन, आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी है ना, एट 700 केल्विन forward reaction occurs at much slower rate. Yes or no? Yes sir. Then at 400 Kelvin. Is that clear? Which Yes, means sir. जी सर। higher temperature favors backward reaction, which means higher temperature में backward reaction हो रहा है, इसका मतलब है जो backward reaction के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। yes or no? Backward reaction, which means forward reaction is exothermic and backward reaction is, बोलो ना यार, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। तुम लोग पेपर करके आए हो क्या भोंडे की तरह बैठे हुए हो? मैं Yes, लिखे sir. जा रहा हूँ बोले की तरह, और जी तुम लोग जो है सर। वो बस मजे ले रहे हो जैसे मूवी देखने के लिए आए हो। अरे भाई बोलो, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट या नहीं आ गया? आ गया सर। चलो जी सर आ गया। जी नरमीन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर Ka ऑफ द वीक एसिड इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व। हाँ भाई, Ka का क्या होता है? कल भी बताया था, क्या होती है वॉल्यूम? H आइन इनटू N आइन या सॉल्ट का आइन। अगर बफर होगा तो सॉल्ट आ जाता है यहाँ पर। यस और नो? यस यस सर। डिवाइड बाय आंसर। डिवाइड बाय डिवाइड बाय HA। HA। ठीक है, वीक एसिड की कंसंट्रेशन। ये तो आसान हो गया। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या है? द हाइड्रोक्सिल अमोनियम आइन इज अ वीक एसिड। ओके एट, अब देखो कल जो किया उसका फायदा होता है या नहीं होता? एट सॉरी वन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हैज अ पीएच ऑफ, ओके पीएच दे दी है यहाँ पर। ये क्या दी हुई है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड आ गई। यस और नो? नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है किसकी है? क्या है ये? मतलब जोश में चले गए हम लोग। यस सर। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज अ वीक एसिड solution of hydroxyl ammonium ions has a pH of 4.41. okay, calculate the Ka निकालना है। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा। तो भाई साहब क्या करेंगे? इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या है? एसिड कौन सा था? जरा मिटा लूं मेरे सो। एसिड हमारे पास क्या था भाई? HONH3 पॉजिटिव, ये हमारे पास एसिड है। और जाहिर है कि जब एसिड है तो ये आयनाइज होगा तो H आइन देगा। जब H आइन देगा तो H आइन देने के बाद क्या रह जाएगा? H निकल गया तो क्या बचेगा पीछे? ONH3। यस और नो? यस सर। ठीक है, हमें ये कितना दिया गया है? 1 मोल दिया गया है। इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 1 मोल है। कोई मसला तो नहीं है? अब अगर हम फॉर्मूले में तवज्जो डालें तो Ka निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है? H आइन चाहिए होता है, नेगेटिव आइन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है। तो क्या एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है, विच इज 1.00 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। यस और नो? Yes, sir. लेकिन क्या हम रेशो से इनकी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें पता है कि वीक एसिड जो है कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. Sir. इन दोनों की बराबर तो होती है, याद है? अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि अगर एक H बनाया तो एक ये भी बनाएगा डेफिनेटली। लेकिन एसिड से रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, तो वहां पर हम रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन कहां से लाएंगे? पीएच से। अब आप जानते हैं पीएच क्या होता है? माइनस लॉग एचाइन कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पर आप पीएच गिवन है तो एंटी लॉग कर लो, एंटी लॉग करो बेटा, एचाइन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। एंटी लॉग ऑफ पीएच करो तो एचाइन कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगी। कितनी आ रही है? 3.89 into 10 power minus 5. हाँ बेटा यही आ रही है। 3 Yes, sir. दोबारा बोलो, 3.89 89. into 10 Exponential minus 5. माइनस 5। ओके, सबकी यही आ रही, ये आ गई कॉन्सेंट्रेशन। अब आप जानते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन एच, हाँ बोलो ये कैसे निकाल रहे हैं? एंटी लॉग कैसे लगाएंगे? मतलब बेटा, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाओ, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाओ और उसके बाद वैल्यू लिखो। माइनस क्या थी वैल्यू एचाइन की, सॉरी पीएच कितनी थी? माइनस 4.41 थी ना। कैलकुलेटर में एंटी लॉग का बटन दबाओ, कल भी तो पूछ रहा था, एंटी लॉग दबाकर फिर माइनस 4.41 लिखो, आंसर आ जाएगा। जी सर, ओके। ठीक है, अब आपके पास एचाइन आ गई। अब आपको मालूम है जो एचाइन कॉन्सेंट्रेशन होती है वही इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी होती है, यस और नो? तो क्या मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा टर्न कर लूं और टर्न करके इस तरह लिख दूं तो नाराज तो नहीं हो जाएंगे आप? एच आई, ये एच आइन का स्क्वायर अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। बोलो भाई, Yes, sir. Yes, sir. लॉजिकली क्लियर है? तो अब ऊपर वैल्यू आ जाएगी 3.89 एक्सपोनेंशियल माइनस 5 और नीचे आ जाएगा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 1.00 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है आंसर? भाई ये समझ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? Okay, समझ. आ गई समझ? क्या आंसर आ रहा है बोलो? 1.5 exponential minus 6. 1.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 6। ओके चलो बेहतरीन। आगे चलो, पीके निकालना है तो आसान हो गया। कैसे निकालते हैं पीके? पीके इज इक्वल टू, यस प्लीज, माइनस लॉग के ए। तो अब लॉग ले लो, माइनस लॉग ले लो इसका, के ए का। कितना आ जाएगा? 5.82. कितना? 5.82. 5.82। और ये क्यों लेते थे याद है ना, कि के की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसलिए हम उसको इनवर्स लॉग लेकर होल नंबर के करीब ले आते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, अच्छा, sir. उसके बाद आ गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आ गया केएसपी गिवन है। ठीक है, कल भी आपको बताया था इक्वेशन कैसे बनती है केएसपी की। ये हो जाएगा MnOH चॉइस है तो Mn आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यस और नो का स्क्वायर, हाँ या ना? सॉल्युबिलिटी निकालनी है, 2 नंबर का सवाल है, बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने कल भी बताया था KSP इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा x, यहाँ क्या आ जाएगा 2x। कल किया था, फायदा हो रहा है, वही चीज रिपीट हो रही है। तो ये आ जाता है KSP इज इक्वल टू 4x का क्यूब है जी, और x किसके बराबर आ जाएगा? KSP अपॉन 4 और फिर अंडर रूट क्यूब एक रूट। ये सॉल्व करो, आंसर निकालो। KSP के गिवन है, आंसर निकालो फटाफट, शाबाश। 1.4 exponential minus 4. ये फाइनल आंसर बता रही हो? Yes, sir. बेटा सबको समझ में आया या नहीं आया? 1.4 एक्सपोनेंशियल माइनस 4। अच्छा भाई, किसी ने मार्किंग खोली तो आंसर चेक करते हैं ना, ऐसा ना हो कहीं जोश जोश में उल्टा उल्टा कर दें। जी से सही है. सही आंसर। सही है, 1.4 एक्सपोनेंशियल minus 4. माइनस 4। ओके चलो, रेहा क्लियर है? चलो 2 सवाल कंप्लीट हो गए। अबे तुम तो पूरा पेपर ही करवा रहे हो भाई, मुझसे क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे से क्वेश्चन 3 मुश्किल है, ये वाला नहीं हुआ था. अच्छा, बड़े बड़े खबीस हो, 2 कर लिए, आप वैसे भी 3 पर आ रहे हैं तो कह रहे हो क्वेश्चन 3 मुश्किल है। अरे भाई, अरे भाई, अरे मेरे भाइयों, अरे मेरी दोस्तों बुजुर्गों, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 पे आ रहे हैं बेटा। द एनर्जी साइकिल ऑफ शोन कैन बी यूज्ड अलोंग, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। ओके, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन कैलकुलेट करना है। पहले तो बताओ एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन होता क्या है? एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन होता क्या है पहले तो ये बता दो, अगर कॉन्सेप्ट याद है होगा तो फायदा होगा। जब बॉन्ड फॉर्म, When gaseous ions are dissolved in sufficient amount of water to form a dilute solution. जी रेहा फातिमा। Sir, when 1 mole of gaseous ions are dissolved in water to produce a dilute solution. जी,
जब 1 मोल ऑफ गैशियस आइन जो है वो डिसॉल्व होते हैं वाटर में टू प्रोड्यूस अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको एक साइकिल दिया गया है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी छुपा दी गई है, और वो छुपाई क्या गई है कि आप देखिए कि WXY ईच ट्रांसफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्टेप, यानी हर एक के अंदर ये नहीं कि एक ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर W से शुरू करें जरा, W में देखिए कैल्शियम अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, क्लोरीन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, और उसके बाद फिर कैल्शियम अपने गैशियस आयन में कन्वर्ट हो चुका है, क्लोराइड अपने गैशियस आयन में कन्वर्ट हो चुका है। यस और नो? तो अगर आप देखें तो वो बॉन्ड एवर याद है जिसमें आप इसको एटोमाइज करते थे, फिर उसके बाद फिर आयोनाइजेशन आती थी, और उसके बाद फिर वो जो है ना एफिनिटी आती थी। तो बजाय इसके कि वो पूरा लंबा चौड़ा साइकिल हो, W के अंदर सब कुछ कवर हो गया। यस और नो? यस सर। भाई ये ट्रांजिशन देखो ना कि कैल्शियम सॉलिड जो कि स्टैंडर्ड स्टेट है, कैल्शियम सॉलिड, उस कैल्शियम सॉलिड और क्लोरीन भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है गैशियस में, और यहां से जो उसने वो डायरेक्ट कैल्शियम आयन खड़ा कर दिया है और क्लोराइड आयन खड़े कर दिए हैं यहां यूं करके गैशियस आयंस। तो स्टैंडर्ड स्टेट से गैशियस आयन बनाना क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि ये तो पूरा वो चेंज है। ये एक यानी बजाय उसने भले से एक स्टेप का दे दिया है, लेकिन क्या ये एक स्टेप का चेंज होता है? नहीं भाई, ये तो एक स्टेप का चेंज नहीं होता। यस और नो? इसमें क्या होता है, कैल्शियम को पहले आप इसके गैशियस आयन में कन्वर्ट करते हो, याद करो। यस और नो? यस सर। और उसके बाद फिर जी क्या सर। करते हो, क्लोरीन को एटमाइज करते, क्लोरीन के एटम्स बनाते, फिर इसकी क्या करते, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाती, यानी इसकी आयोनाइजेशन आ जाती। पहले फर्स्ट आयन यानी कैल्शियम +1 बनता, फिर कैल्शियम +2 बनता था। यस और नो? और यहां पर क्या होता था, ये क्लोरीन बन गया, उसके बाद फिर क्लोरीन में इस ये क्लोरीन से इसका वो बनता, लेकिन चूंकि 2 क्लोराइड आयन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है जो कि मल्टीप्लाई बाय 2 होती है। यस और नो? यस सर। कोई मसला तो नहीं है इसमें? अच्छा, अब नीचे आ जाओ। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या है देखो, कैल्शियम नीचे एरो जा रहा है, कैल्शियम से यहां पर कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड बन रहा है। तो अगर स्टैंडर्ड एलिमेंट्स ले लेते हैं और स्टैंडर्ड एलिमेंट्स से सॉलिड बना ले होते हैं, तो ये चीज क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यस और नो? यस। तो इसका मतलब है जो X है, W तो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, W तो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, लेकिन जो X है वो सीधा सीधा हमने बता दिया कि क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। यस और नो? Yes, sir. उसके बाद आ जाओ Y पर। अब Y में क्या दें कि कैल्शियम, आपके पास कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड था और कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्ट कैल्शियम क्लोराइड एक्वस बन गया। तो इसको क्या कहते हैं, जब डायरेक्ट एक्वस आ जाए इसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। Solution. क्या कहते हैं बेटा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब जनाबे आली, ओहो, और यहां पर आप ये देखें कि ये गैशियस आइंस थे और ये गैशियस आइन से एक्वस बना, तो ये जो Z जो चेंज है ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जरा समझिएगा कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो Z है वो किसके बराबर बैठेगी। आप जरा देखिए, अब मैं थोड़ा साफ कर दूं, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप यहाँ पर बॉर्न हैबर साइकिल का थोड़ा मॉडिफाइड इक्वेशन बन रहा है, इसलिए कंफ्यूजन है। आप देखें कि एक में आपने कैल्शियम सॉलिड से शुरू किया है, आप ऊपर गए हो और फिर यहाँ आ गए हो, जबकि दूसरे में आपने यहां से यहाँ गए और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गए हो। यस और नो? तो आपके पास अल्टीमेट टारगेट यहाँ है, यहां पर आप पहुंचे हो 2 स्टेप में और यहां भी घूम के पहुंचे हो 2 स्टेप में। यस और नो? यस सर। अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें आपकी मोहब्बत में, तो क्या मैं कह सकता हूं W + Z अकॉर्डिंग टू बॉर्न हैबर साइकिल शुड बी इक्वल टू X + Y? Yes, sir. क्या ये बात ऑब्वियस है? अरे हाँ ना बोलो ना, क्या ये बात ऑब्वियस है? Sir. जी सर। चलो, अब W को जब आप एक्सपैंड करोगे तो W के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जब W को आप एक्सपैंड करोगे तो W के अंदर क्या क्या आ जाएगा? Atomization of सबसे calcium. पहले एटोमाइजेशन ऑफ कैल्शियम आ जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद atomization प्लस of chlorine. एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन आ जाएगी, और क्लोरीन के 2 एटम बने तो First- मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ना ये। Yes, sir. यस और नो? और ये आप बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यू से भी निकाल लेंगे। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, First ionization energy Ionization of of- calcium. कैल्शियम, फिर सेकेंड आयोनाइजेशन Second ऑफ कैल्शियम। भाई समझ में आ रहा है? उसके बाद
फिर क्या आ जाएगा Electron इलेक्ट्रॉन affinity of एफिनिटी chlorine. ऑफ क्लोरीन, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 क्लोरीन थे, ये आ जाए, ये